गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट बेसिकली है आपको एक्सरसाइज 4 मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आइदर यू हैव टू से E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं कि हमको किसी भी क्लोज स्फीयर का यानी क्लोज सरफेस का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ से जाते हैं। किस लॉ से? गॉस लॉ से जाते हैं हम लोग। गॉस लॉ से किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। और गॉस लॉ क्या है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, इसका वैल्यू क्या होता है? टोटल चार्ज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, अगर बेसिक मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बेसिक मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग वैल्यू बायो-सावर्ट लॉ से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? बायो-सावर्ट लॉ से। बायो-सावर्ट लॉ जो है वो बेसिक मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला देता है, जो कि क्या है? वो फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये dB का फॉर्मूला है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। लेकिन अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी भी क्लोज या ऐसे बोलिए किसी भी क्लोज लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। वैसे लाइन इंटीग्रल का मतलब यहाँ सरफेस की बात नहीं होती, लाइन के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। यानी अगर किसी क्लोज पाथ का अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो किसी भी क्लोज पाथ के मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब आइए बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ बेसिकली है क्या? किसको बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ? तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम एम्पियर सर्कुलर लॉ की बात कर रहे हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ है क्या? तो मान लीजिए कि हमारे पास 6 वायर है, ये 1 2 3 4 जितना भी वायर मान सकते हैं मान लीजिए। तो मान लेते हैं हम कि हमारे पास कितना वायर है? 6 वायर है। और इस 6 वायर में यहाँ पे मान लो इस एक वायर से करंट आ रहा है, यहाँ पे I1, ये इनकमिंग करंट है, क्रॉस लाइन से दिखाएंगे इसको। ये I1 इनकमिंग है। यहाँ पे एक और I2 से है, ये भी इनकमिंग है। यहाँ पे I3 भी इनकमिंग है। यहाँ पे I4 ये भी इनकमिंग है। इनकमिंग नहीं, ये आउटगोइंग है, तो इसको डॉटेड लाइन से डिनोट कीजिए। I5 भी आउटगोइंग है, इसको डॉटेड लाइन से डिनोट कीजिए। और I6 भी आउटगोइंग है, इसको भी डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। तो मान लिए हम क्या बोले, सबसे पहले आपको मान लेना है कि हमारे पास 6 वायर है जिसमें करंट I1, I2, I3, I4 और I5, I6 है। अब देखिए हमको इसमें मान लेते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे इनकमिंग, मान लेते हैं कि I1, I2, I3 इनकमिंग है, I4, I5 और I6 आउटगोइंग है। आपको इन सभी वायर के कारण किसी पॉइंट P पे, मान लो एक पॉइंट P है यहाँ पे, किसी पॉइंट P पे इन सभी वायर के कारण क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जब किसी पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो रूल क्या होता है? जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसको काटते हुए एक लूप बनाइए जो कि सर्कल टाइप का होगा। यहाँ पे स्फीयर नहीं होता है, लूप हमेशा सर्कुलर टाइप का होगा। तो ये इसको काटते हुए क्या करना है? आपको एक लूप बनाना है। हमने एक लूप बना लिया, क्योंकि हम पहले ही बताएं जब भी एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेगा वो किसी क्लोज लूप के लिए, और लूप कैसा होना चाहिए? सर्कुलर लूप होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या किए, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था उस पॉइंट को क्या किए? काटते हुए एक लूप बनाए। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस लूप के अंदर आपको डायरेक्शन देना जरूरी है। हम अपने मन से क्या किए, डायरेक्शन ऑफ लूप मान लो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डिफाइन करना बहुत ज़रूरत होता है। अगर सिंगल करंट है तो आपको ये करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल करंट शो कर रहे हैं तो आपको करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए हम अपने फिंगर को क्या करेंगे, मोड़ेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहाँ देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्लॉकवाइज है, फिंगर को ऐसे मोड़ रहा है।
फिंगर को ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ जो थंब का जो डायरेक्शन होगा, ये थंब का डायरेक्शन अभी इनवर्ड है, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो थंब के डायरेक्शन के अलोंग अगर आपको जो भी करंट होगा वो प्लस में लेते हैं, यानी I1 प्लस में लेना है, I2 प्लस में। वहीं पे अगर देखेंगे माइनस में किसको लेते हैं, अगर सपोज मान लिया जाए यहाँ पे डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिंगर को कैसे मोड़ते, ऐसे मोड़ते। तो अभी जो थंब दिख रहा है वो हमारा आउटवर्ड यानी रिस्पेक्ट में लेते हैं, यानी ऐसे अगर किए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इस फिंगर को मोड़ दिया आप ऐसे तो अलोंग द फिंगर को मोड़ना है कहाँ पे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इस केस में जो थंब जो टिप करेगा ये, तो थंब जिधर टिप कर रहा है उस डायरेक्शन में आप करंट को क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे थंब टिप कर रहा है, मान लो I1 I2 I3 के केस में, यानी ये पॉजिटिव है तो बाकी तीन वैल्यू जो होगा वो आउटवर्ड के लिए माइनस यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता क्या है, देखिए ये स्टेटमेंट कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी B डॉट DL। B डॉट DL का मतलब यहाँ भी जिस तरह आप बायो सावर्ट लॉ में देखते थे B डॉट DL लिखते थे, DL का मतलब होता है लेंथ ऑफ एलिमेंट, यानी पूरे लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्मॉल लेंथ इसमें से जो कट कर रहे हैं ये वाला लेंथ, ये DL की बात हो रही है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट I। अगर हम इस लूप की बात करें तो I इनक्लोज लिखिए या I इनसाइड लिखिए, I इनसाइड। तो इस केस में देखेंगे ध्यान से, तो B डॉट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ, आइदर यू हैव टू राइट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए I1 I2 और I3 ये इनकमिंग करंट है जिसको आपको प्लस में लेना है, तो म्यू इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3 ये ले लिए हम इनकमिंग, और ये तीनों आउटगोइंग करंट है तो माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं B डॉट DL लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ, ये म्यू नॉट इंटू I इनक्लोज यानी I इनसाइड, ये टोटल करंट है। अगर हम सिंगल करंट के लिए लेते, सपोज मान लिया जाए, अब इसी केस में हम मान लेते हैं, वहाँ पे तो हम पहले ले लिए कि हमारे पास 6 वायर है, अगर एक सिंगल वायर होता, हम एक प्रूफ करके भी इसको दिखा रहे हैं कि कैसे एम्पियर सर्कुलर लॉ का वैल्यू B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I होता है। तो इस केस में देखेंगे प्रूफिंग कैसे करेंगे, इसको हम लोग ध्यान देंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमको प्रूफिंग करना है B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना होता है I। तो अब यहाँ पे आपको एक सिंगल वायर लेना है, आपको 2 वायर नहीं लेना है, अभी क्या करना है, एक सिंगल वायर लेना है। एक सिंगल वायर ले लिए, और पहले एक सिंगल वायर लीजिए, और सिंगल वायर में मान लीजिए करंट है आपको I, यहाँ पे एक सिंगल वायर ले लिए, सपोज कोई भी वायर ले लिए, यहाँ पे करंट है I, इस वायर में करंट I है। तो आपको हम क्या बताएं, रूल क्या कहता है, जब भी आप कोई भी वायर लेते हैं और किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप इसको क्या करोगे, मान लिया जब हम एक वायर ले लिए जिसमें करंट I है, तो इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट को लेते हुए एक लूप बनाना है, वर्चुअल लूप टाइप का बनाना। तो ये लूप आपने बना लिया, हमको अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, म्यू नॉट इंटू I कैसे होगा। देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं, फाई इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, फार्मूला हम लोग जब प्रूव करते हैं तो बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ। तो देखिए B डॉट DL की बात करें तो फार्मूला होता है B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, ये हमको प्रूफ करना है B डॉट DL का वैल्यू म्यू नॉट इंटू I होता कैसे है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे B डॉट DL का वैल्यू म्यू नॉट इंटू I कैसे होता है, तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, तो आप एक चीज़ देखिए, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं एक फार्मूला, हम इसको प्रूफ करने की बात कर रहे हैं, ये इतने के बराबर होता था, हम सिर्फ LHS को लिखते हैं, हमारे पास है B डॉट DL, पहले इसको लिख लें, हमको प्रूफ करना है इसका वैल्यू, एम्पियर सर्कुलर लॉ का वैल्यू म्यू नॉट इंटू I होता है। मान लिए यहाँ पे कि एक ही करंट आ रहा है I, और इसको ये जो करंट आ रहा है तो इससे किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो एक वर्चुअल लूप हम तैयार कर लिए, और इसका यहाँ से यहाँ का मान लो ये जो लूप है इसका रेडियस कितना है, R है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट करिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, B इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय, यहाँ पे डी के जगह आर ले सकते हैं, आई बाय आर इंटू 2 कैसे, क्योंकि कंप्लीट सर्कल के लिए हम लोग 2 लेते हैं, इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे dl। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम चाहें तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपको बाहर ले लेना है, इसको चाहें तो हम यहाँ से कट भी कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल का वैल्यू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर और इंटू डी एल। आपको क्या करना है, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर को बाहर लेना है, तो यहाँ पे हम म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर को बाहर लेंगे, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, एल होगा, और इसका लिमिटेशन 0 से 2 पाई आर तक, चूंकि किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाय आर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल होता है, एल का वैल्यू कितना 2 पाई आर, तो यहाँ से देखिए 2 पाई कट जाएगा, ये और ये कट गया, तो कितना आ गया वैल्यू, म्यू नॉट इंटू आई। यही हम बोल भी रहे थे कि जनरली बी डॉट डी एल का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई। ये था प्रूफिंग आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, यानी फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर ऐसे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर, हटा दें इसको। अब हमको क्या पढ़ना है, पहला एप्लीकेशन पढ़ना है एम्पियर सर्कुलर लॉ के कारण। पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, ध्यान से देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन हमको पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्या निकालना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखिए ध्यान से कैसे हम लोग करते हैं, तो आपको क्या बताएं, आप एक वायर ले लीजिए जिसमें आई करंट जा रहा है। आपको हम पहले ही बताएं आपको क्या करना होता है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, मान लिया जाए हमको पी पॉइंट पे निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पी पॉइंट को काटते हुए एक लूप बना लेना है। यहाँ से एक लूप बना लिए जो पी पॉइंट को कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये वायर था हमारा जिसमें आई करंट है, तो पी पॉइंट को कट करेगा, तो ये वाला अभी आपको रेडियस का काम करेगा, यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा, और इस वायर में कितना करंट जा रहा है, आई करंट। इसके कारण हमको पी पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। अब हमको यहाँ पे एक ही लॉ निकालना है, आप जानते हैं, चूँकि हम मान चुके हैं कि एक सर्कुलर लूप है, तो इस केस में वही केस एम्पियर सर्कुलर लॉ से जाना है आपको। अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी डॉट डी एल का वैल्यू किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे b को आप क्या करना है, यहाँ पे dl का मतलब हो गया टोटल लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, स्मॉल लेंथ, यानी ये छोटा सा पार्ट। जब टोटल लेंथ की बात होगी तो वो l हो जाएगा, तो इस केस में b को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना हो गया, i। और आपको पता है dl का वैल्यू 0 से, अगर हम पूरे लेंथ की बात करें तो 0 से कितना होगा 2 पाई आर, तो इस केस में सॉल्व करेंगे तो b डॉट dl का इंटीग्रेशन l 0 से कितना 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, b इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपको हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। जब b का वैल्यू निकालना है तो ये b का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाय आर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो हो जाएगा वो कितना होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाय आर। ये था आपको एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर।
अब जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है आपको सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है, सोलिनॉइड बोलते किसको हैं, कैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर किसी सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर, मान लिया जाए ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर किसी वायर को क्लोजली बाउंडेड कर दिया जाए। क्लोजली बाउंडेड का मतलब ऐसे इसको बाउंडेड कर दिया, जैसा कि आप स्प्रिंग देखें, ये आजकल कॉपी में बहुत ज़्यादा रहता है स्पायरल वाइंडिंग। तो स्पायरल वाइंडिंग का जो स्ट्रक्चर जो कि फिजिकली एक दूसरे के टच में होगा बट इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होगा, मतलब इफ़ अ वायर इज बाउंडेड ओवर ए सिलेंड्रिकल बॉडी which are physically in touch but electrically insulated, then this structure is called solenoid। solenoid का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, अगर किसी वायर के ऊपर क्या करेंगे, किसी सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर वायर को आप क्लोजली बाउंडेड कर देंगे इस तरह से, तो क्लोजली बाउंडेड होगा जो कि फिजिकली कांटेक्ट में होगा। और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड का मतलब ये कि करंट ऐसा नहीं कि यहाँ ये वायर के ऊपर कवर नहीं है, नहीं तो सीधे करंट पास हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ जो आपको देना है, ताकि जैसे सपोज यहाँ पे बात करें ये इस तरह से करंट जब भी जाएगा आपको, अगर वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहेगा तो करंट ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे, फिर एक बार यहाँ से देखिए डाउनवर्ड तो यहाँ से अपवर्ड, फिर यहाँ से डाउनवर्ड तो यहाँ से अपवर्ड, इस तरह से करंट जाएगा। तो उस केस में वो जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, सोलिनॉइड। तो नॉर्मली डिफिनेशन बोल सकते हैं, इफ अ वायर इज बॉन्डेड ओवर a cylindrical body which are physically in touch but electrically insulated, then it is called solenoid। तो solenoid क्या है ये चीज़ हमको पता चल गया। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि solenoid के में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये चीज़ आपको जानना है। तो देखिए ध्यान से, solenoid में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो solenoid में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए एक तो कॉन्सेप्ट ये है, हम बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल अलग सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड ये सब नहीं पता होगा तो भी आपको बन जाएगा, लेकिन एक कंसेप्ट बताएंगे जो कि डायरेक्शन बेस्ड होगा। अब ध्यान से देखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट है जो ये कोई भी डायरेक्शन बेस्ड नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, मान लिया जाए किसी भी सोलिनॉइड में, मान लो ये एक सोलिनॉइड है, अगर आप करंट पास कर रहे हो, यहाँ से आई करंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे करंट जा रहा है, तो करंट कहाँ से कहाँ जाता है ये ऑलरेडी आप जानते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल वो इधर होगा, निगेटिव टर्मिनल इधर होगा। तो अब आप जानते हैं किसी भी कंडक्टर में करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। तो देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है उसका पोलरिटी हमेशा करंट के पोलरिटी को क्या करता है, अपोज करता है। तो इसका जो पोलरिटी होगा, इसकी बात कर लें तो यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव करेगा, जो कि नॉर्थ पोल आप जानते हैं बिहेव लाइक एज पॉजिटिव टर्मिनल। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो साउथ पोल डेवलप होगा। और जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाते हैं तो आपको पता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो यहाँ पे एक चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब भी हम दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो यहाँ पे आप क्या दिखा सकते हैं, यहाँ जो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ किस तरह से होगा, देखिए यहाँ से ये ऐसे, कुछ इस तरह से, ये ऐसे, ये इसको डॉटेड लाइन से इधर भी दिखा सकते हैं, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से अगर जाएंगे ये नॉर्थ पोल, तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे शो करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा सकते हैं, वहाँ से स्पष्टली लेते हैं कि किसी भी सोलिनॉइड का टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, n। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, n। और इस सोलिनॉइड का लेंथ कितना है, मान लो लेंथ ऑफ सोलिनॉइड दिया हुआ है l। तो अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n से डिनोट करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, ये था आपको कैपिटल N,
और लेंथ कितना था L, तो N/L। तो सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N/L। यहाँ से अगर आप कैपिटल N का वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू L होगा। अब देखिए, अब हम लोग मेन पॉइंट यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ समझ गए। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N/L, जहाँ कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न है, जो स्मॉल n इंटू L के बराबर होगा, जहाँ L लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है, n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और पर यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स होगा, तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N/L। चूँकि अब देखिए सोलिनॉइड में जो वायर को वाइंडिंग करते हैं, तो वायर को वाइंडिंग करते हैं तो इस केस में क्या होता है, ध्यान से आपको देखना है। इस केस में करंट कैसे जाएगा, इस तरह से, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर करंट ऐसे जाएगा, यानी एक बार करंट अपवार्ड जाएगा तो एक बार करंट डाउनवार्ड जाएगा। नॉर्मल सा केस है, एक बार करंट कैसे जा रहा है, अपवार्ड जा रहा है, तो एक बार करंट क्या जा रहा है, डाउनवार्ड जा रहा है। अब एक चीज़ और देखेंगे, तो हमको मेनली करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो करंट एक बार अपवार्ड जा रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस सोलिनॉइड को वर्टिकली, जैसे ये सोलिनॉइड ऐसे है, इसको वर्टिकली क्रॉस कर देना, कट कर देना, ऐसे बिल्कुल 50-50। जैसे ये सोलिनॉइड का ये स्ट्रक्चर है, तो हाफ पार्ट ऐसे इसको कट करना है। तो कट जैसे ही करेंगे हाफ पार्ट को, तो एक अपर हाफ आ जाएगा, दूसरा लोअर हाफ। तो अपर हाफ से जो अपर ऊपर जो है, ऊपर से जो करंट का डायरेक्शन है वो बाहर की ओर आएगा, और नीचे से करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर जाएगा, यानी दो हाफ हो रहा है, एक यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। तो अपर हाफ साइकिल के लिए करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, बाहर जिसको बोल सकते हैं। और जो नीचे का करंट है, वहाँ से करंट क्या हो जाएगा, यानी वो सिंपल वे में ऐसे बोलिए, ऊपर से करंट बाहर की ओर आएगा और नीचे से करंट कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। तो ध्यान से देखिए, करंट बाहर की ओर आएगा और करंट अंदर की ओर, तो इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं, एक फिगर से अभी आपको बताए थे कि करंट बाहर की ओर है। मान लिया जो दो तरह का आपको वायर मिला, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो सिंपल वे में दिखाइए, यहाँ पे ये आपको सिंपल कॉन्सेप्ट है। दो तरह वायर को जैसे ही कट किए तो हमको डायरेक्शन क्या मिला, डायरेक्शन मिला कि जो ऊपर से करंट है वो बाहर की ओर जा रहा है, और करंट बाहर की ओर जा रहा है तो हम जनरली जानते हैं उसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। करंट कहाँ की ओर जा रहा है, बाहर की ओर, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डॉटेड लाइन से। और करंट अंदर की ओर आ रहा है तो उसको हम लोग किस लाइन से डिनोट करते हैं, क्रॉस लाइन से। यहाँ देखिए, करंट अंदर की ओर आ रहा है तो इसको हम लोग किस लाइन से डिनोट करेंगे, क्रॉस लाइन से। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट, करंट कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर थंब ये हो गया, करंट बाहर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये थंब का डायरेक्शन है, थंब करंट का डायरेक्शन, और इस फिंगर को मोड़िए तो बाहर की ओर, इसका मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे रखना है, इस फिंगर को मोड़ना है। तो यहाँ एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखेंगे, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो लूप बनेगा इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। या यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो एक लूप जो बनेगा वहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह। चूँकि थंब को आपको क्या करना है, बाहर की ओर करना है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मूविंग फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ईच पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। वहीं इस केस में देखेंगे करंट का डायरेक्शन चूँकि अंदर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर यहाँ पे, तो ऊपर से करंट बाहर की ओर, नीचे से करंट अंदर की ओर। तो अंदर की ओर का मतलब ये थंब को ऐसे किए, इसको मोड़े, तो यहाँ जो मूविंग फिंगर का डायरेक्शन है ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, यानी यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे, यानी ईच पॉइंट पे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आपको मिला एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मिला कि कैसे, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब दोनों, इन दोनों के कारण, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक, ये ऊपर जो करंट जा रहा था, ऊपर जाने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, और नीचे करंट जाने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, वो एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो सोलिनॉइड के, यानी अगर इसकी बात करें, यानी सोलिनॉइड के बाहर चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, इस पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बात तो क्लियर हो गया। ये कैसे क्लियर हुआ, एक बार फिर से इसको रिपीट कर दें। देखिए ध्यान से, हम क्या बोले, किसी भी सोलिनॉइड में जो करंट का डायरेक्शन है अपवार्ड डाउनवार्ड, अपवार्ड डाउनवार्ड ऐसे जाता है। तो ऊपर से जो करंट का डायरेक्शन है वो बाहर की ओर,
और नीचे से जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर से करंट बाहर की ओर, नीचे से करंट कहाँ की ओर, अंदर की ओर। तो ध्यान से देखिए, करंट बाहर की ओर बोल रहे हैं, एक बार अंदर की ओर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर से करंट बाहर की ओर, तो डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं करंट आपका बाहर की ओर। तो ये थंब को क्या करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है जो कि बाहर की ओर है। अब मूविंग फिंगर को मोड़िए, तो मूविंग फिंगर को मोड़ेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा जो कि अभी एंटी क्लॉकवाइज है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर है, तो यहाँ पे मूविंग फिंगर को मोड़ेंगे तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। जब इन दोनों को एनालिसिस किए तो हम क्या देखें, दोनों ही केस में ये इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब जब कैंसिल आउट कर दिया तो एक बात तय हो गया कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी लाइज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि सोलेनॉइड का बाहर वाला पॉइंट जैसे ये है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा या ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब आते हैं आखिर तब सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ। तो आप जानते हैं चूंकि सोलेनॉइड में क्या बोल सकते हैं, n नंबर ऑफ रिंग को क्या किया गया है, कनेक्ट करके सोलेनॉइड बनाया गया। सपोज इस रिंग में करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, जैसे इस तरह से मान लो। तो अब देखिए करंट के डायरेक्शन में हम इसको रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हम मान लेते हैं इसको ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन मानिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में इसको रखें, मूविंग फिंगर इधर है, यहाँ पे देखिए ऐसे मूविंग फिंगर इधर, और यहाँ पे आएंगे करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो मूविंग फिंगर ऐसे। हम इस तरह से दिखा रहे हैं यहाँ से, ये देखिए हमारी तरफ देखेंगे ध्यान से, हम करंट का डायरेक्शन ऐसे ले रहे हैं, इस वे में जा रहा है ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो थंब को ऐसे रख दिए, फिंगर को मोड़े, देखिए मेरे तरफ आ रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे करंट का डायरेक्शन ये ऐसे, चूँकि ऐसे जाएगा, फिर करंट ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो फिर फिंगर मोड़ रहे हैं तो हमारी तरफ आ रहा है। फिर यहाँ पे जब करंट होगा तो यहाँ पे वर्टिकली, जिस तरह यहाँ पे देखे तो फिंगर अपनी तरफ मुड़ रहा था, यहाँ पे देखे थे अपनी तरफ, यहाँ भी देखेंगे तो फिंगर, यानी किसी भी केस में फिंगर का डायरेक्शन क्या हो रहा है, इधर की ओर मुड़ रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे जब करंट ऐसे जा रहा है इस लूप में, तो यहाँ पे अगर कहीं भी आप देखेंगे तो करंट एक तरफ से, देखिए ऐसे, देखिए ध्यान से, यहाँ से आउटवर्ड जा रहा है, यानी ये आउटवर्ड, यहाँ से नीचे डाउनवर्ड, तो इसीलिए थंब को आप आउटवर्ड से इनवर्ड लेंगे। अब इसको मोड़िए, तो आउटवर्ड से इनवर्ड जा रहा है, तो ये हो गया आउटवर्ड से इधर, करंट का डायरेक्शन यहाँ से निकल रहा है, इधर की ओर जा रहा है, हम करंट के डायरेक्शन में लिए, तो करंट के डायरेक्शन में चूंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड था, यहाँ इनवर्ड था, इसीलिए ये ऐसे लिए, तो यहाँ मूविंग फिंगर का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब भी लाइज करेगा वो कहाँ पे लाइज करेगा, सोलेनॉइड के अंदर लाइज करेगा, बाहर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर लाइज नहीं करेगा। क्या करते हैं, सोलेनॉइड के किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा सोलेनॉइड है और इसके किसी इनसाइड द सोलेनॉइड ही मैग्नेटिक फील्ड लाइज करेगा, ये बात तो क्लियर हो गया। तो इनसाइड द सोलेनॉइड किसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको हम पहले बताएं, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पे क्या करते हैं हम लोग, एक लूप बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, एक लूप बना लिए। ये यहाँ पे एक लूप बनाए ABCD एक लूप बनाए। तो रूल क्या कहता है यहाँ भी, अब बायो-सावर्ट लॉ से जाएंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ, ये न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट I होता है। तो B डॉट dl लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ, A से B, B से C, C से D और D से A जाना है। तो यानी A से आपको कहाँ जाना है, और हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो B डॉट dl क्लोज पाथ कंप्लीट कीजिएगा तो ऐसे होगा, A से B जा रहे हैं B डॉट dl प्लस फिर B से C जाएंगे B डॉट dl, B से C जाएंगे, इस केस में यहाँ पे B टू C जाना है। फिर मैग्नेटिक फील्ड C से कहाँ जाएंगे, C से D जाएंगे, तो B डॉट dl, C से कहाँ जाना है आपको D, फिर मैग्नेटिक फील्ड D से कहाँ जाना है, D से आपको जाना है B डॉट dl, यहाँ पे लिखेंगे B डॉट dl, D से हमको जाना है A और इसका वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट इंटू I। अब ध्यान से देखिए, इस केस में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और यहाँ जो आप करंट करेंगे एलिमेंट dl का भी डायरेक्शन बात करते हैं, ये अलोंग द टेंजेंट होगा, तो सेम डायरेक्शन है dl और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का।
तो यहाँ पे आप देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों का डायरेक्शन एक है, इसको इक्वेशन 1 मानिए, तो उस केस में क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बी डॉट डी एल ए से बी है, तो इस केस में वैल्यू आप बी डॉट डी एल सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं बी डी एल, अभी इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, बी डी एल कॉस कितना डिग्री, कॉस हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये आपको आ गया बी डॉट, अगर लाइन इंटीग्रल सॉल्व कर लें तो बी डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ये हो गया बी डॉट एल, इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, बी डॉट एल। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट कंडीशन जब सॉल्व करेंगे, बी से सी में जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए बी से सी में आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, जबकि लेंथ ऑफ एलिमेंट ये है, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप जानते हैं बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ, बी से सी, यहाँ जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा बी डॉट डी एल कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये 0, ये ऑलरेडी आपको ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इस पॉइंट के भी बारे में हम बोल सकते हैं, चूँकि ये पॉइंट कहाँ पे लाइज कर रहा है, ये पॉइंट लाइज कर रहा है सी और डी आउटसाइड द सोलिनॉइड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आप स्पष्ट इसको डिफाइन कर देंगे, बी डॉट डी एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये सी से डी, इसका भी वैल्यू कितना होगा, ये भी 0। तो अब मेन पॉइंट आएंगे, इसके बाद जो पॉइंट है बी डॉट डी एल ए टू डी जाना है, यहाँ से देखिए बी डॉट डी एल ए टू डी जाना है, तो ए टू डी में भी आप क्या लिखेंगे, बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस 90 डिग्री, चूँकि यहाँ भी देखिए लेंथ ऑफ एलिमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 0। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट काम किया, पहला वाला बी डॉट डी एल, जिसका वैल्यू बी डॉट एल आया। अब देखिए इसको हम हटा रहे हैं, तो इसको जब हटाएंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम ऑलरेडी निकला है, हमको बी डॉट डी एल का वैल्यू एल आया है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना, आई। चूँकि आपको पता है सोलिनॉइड में n नंबर ऑफ टर्न्स रहता है, कंसिस्ट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो n नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा। तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना होगा, फॉर n टर्न के लिए क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, n जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न है, जिसका वैल्यू क्या होता है आप जान चुके थे, स्मॉल n बराबर कैपिटल N बाय L होता था, तो n का यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल n बराबर स्मॉल n इंटू एल लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन एल इंटू आई, ये l और ये l कट जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। यही था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करिंग सोलिनॉइड। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।